Mhm. A very beautiful morning, my dear students. Today, our topic is why people should decide this paragraph. The struggle and sacrifice by the masses in the freedom struggle convinced the nationalists that they had to be involved in making decisions. कल हमने रीड कर लिया था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने इंट्रोड्यूस किया था, जो लेजिस्लेटिव वर्क शुरू करा दिया था, और जो इंडिया के लोग थे उन्होंने इंडिपेंडेंस को प्राप्त करने, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कॉलोनिकल जो जितने भी औपनिवेशिक रूलर्स थे उनको भगाने के लिए, ब्रिटिश रूल से छुटकारा पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। तो कांग्रेस जो थी, नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हमारे सामने आई थी। वो उसका जो है गठन किया गया था 1885 में। आज हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। कि ये कहता है कि द स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस बाय द मासेस इन द फ्रीडम स्ट्रगल कन्विंस्ड द नेशनलिस्ट दैट दे हैड टू बी इन्वॉल्व इन मेकिंग डिसीजंस। स्वतंत्रता संग्राम में जनता द्वारा किया गया जो संघर्ष था और बलिदान था, उसने राष्ट्रवाद को आश्वस्त किया, उन्हें निर्णय लेने में शामिल होना था। द सिटीजन्स हैड टू बी गिवन पावर एंड अपॉर्चुनिटी इन इंडिपेंडेंट इंडिया। जितने भी नागरिक थे स्वतंत्र भारत में, नागरिकों की जो शक्ति थी और अवसर था उसको दिया जाना था लोगों को, कि भाई नागरिकों को शक्ति दें और अवसर भी दें उन्हें ये सब करने का, डिसीज़न लेने का स्वतंत्रता संग्राम में। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड्स, डिमांड्स एंड एस्पायरेशंस। ये सरकार को लोगों की जो ज़रूरत थी, मांग थी और आकांक्षा थी उसके प्रति संवेदनशील होना पड़ा। दिस वॉज नॉट पॉसिबल अनलेस द पीपल वर एम्पावर्ड टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ये तब तक संभव नहीं था जब तक कि लोगों को अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार नहीं दिया जाता। मतलब कि गवर्नमेंट को जो लोगों की ज़रूरत थी, जो मांग थी या फिर जो भी आकांक्षाएं थी, उनके प्रति तो संवेदनशील होना पड़ा कि भाई हाँ, अब लोगों की जो ज़रूरत है उनको पूरा करना पड़ेगा। और जो वो ज़रूरतें कैसे पूरा होंगी, जब उन्हें चुनाव का अधिकार मिलेगा। इसीलिए Therefore, the Constitution of Independent India laid down the principle of universal adult franchisee। इसीलिए स्वतंत्र भाग के संविधान के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को निर्धारित किया। कौन से अधिकार को निर्धारित किया? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को, मतलब कि सभी अपना वोट डाल सकते हैं। दिस मीन्ट दैट ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। कि इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी अडल्ट सिटीजन्स हैं कंट्री के, वो सारे के सारे वोट डाल सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास और जेंडर। जाति, वर्गीय, लिंग के बावजूद, उनका चाहे कुछ भी जाति हो, कुछ भी क्लास हो, कुछ भी जेंडर हो, वो सभी जो हैं वोट जो है डाल सकते हैं। ये जो है महसूस किया था सरकार ने और ये फिर उनको करना ही पड़ा। फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM वर यूज थ्रू आउट द कंट्री इन 2004 जनरल इलेक्शंस में 2004 में EVM का यूज़ किया था। EVM का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिससे हम वोट डालते हैं। इट सेव्ड ए लॉट ऑफ पेपर विच वाज अर्लियर यूज फॉर प्रिंटिंग द बैलेट पेपर। ये कहता है कि इसके आ जाने से बहुत सारी जो पेपर था, पेपर सेविंग हुई, जो है कागज़ों की जो है सेविंग होने लगी। नेक्स्ट देखिएगा, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। लोग और उनके जो प्रतिनिधि थे उनके बारे में हम रीड करेंगे। Should adult franchisee be introduced involving an increase in the electorate from 35 million to 170 million? वयस्क जो फ्रेंचाइजी उसको 35 मिलियन से 170 मिलियन तक के मतदाताओं में वृद्धि को शामिल करते हुए पेश किया जाना चाहिए। क्वेश्चन आया कि वयस्क जो फ्रेंचाइजी है, मतलब जो वोट डालने का अधिकार है, जिसे जो एक अडल्ट पर्सन है 18 से अबोव है, जो जिसकी आयु, उसको 35 मिलियन से 170 मिलियन तक के मतदाताओं में वृद्धि को शामिल करते हुए पेश किया जाना चाहिए। मतलब ये देखना कि भाई उसमें वोटिंग की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें जो है बढ़ावा हुआ है कि नहीं, ये देखना। देयर वॉज ए लॉन्ग एंड हीटेड डिस्कशन अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। देयर वॉज ए लॉन्ग, एक लंबा जो है ये संविधान सभा के सदस्यों के बीच लंबी और गर्मागर्म चर्चा हुई थी इस बारे में। संविधान जो सभा थी ना, जितने भी मेंबर्स थे उनके बीच में ये डिस्कशन हुआ, हीटेड डिस्कशन, गर्मागर्म जो है लंबी, और मतलब ये डिस्कशन अच्छे से हुआ मेंबर्स के बीच में, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे उनके बीच में।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एडवोकेट्स इट्स डेफरमेंट फॉर 15 ईयर्स। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 15 साल के लिए इसको टालने की वकालत की। उसने कहा कि भैया इसको टाल दो, अभी 15 साल के लिए इसको वोटिंग के अधिकार वाली सिस्टम को मत छेड़ो। राजेंद्र प्रसाद एंड जवाहरलाल नेहरू प्लम्प्ड फॉर एडल्ट फ्रेंचाइजी एज एन एक्ट ऑफ फेथ इन द कॉमन मैन। जो राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने आम आदमी में विश्वास के कार्य के रूप में वयस्क मताधिकार के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि वोटिंग का अधिकार सबको देना है, इसीलिए उन्होंने दोनों ने मिलकर काम किया इसके प्रति। लेकिन जो ये अबुल कलाम आज़ाद थे, इन्होंने तो क्या किया था, मौलाना अबुल कलाम, इन्होंने तो कहा कि 15 साल के लिए इसको टाल दो। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद ने इसके लिए जो है बात आगे उठाई, प्रार्थना की। द वोट फेवरिंग इट वॉज कैरिड एड एमेडिस्ट एक्मुलेशन। ऐतराज़ के बीच भी वोट डालने के पक्ष में इन्होंने बात कही। सबका ऐतराज़ था, मतलब मौलाना अबुल कलाम ऐतराज़ कर रहे थे इस बात से, फिर भी उन्होंने जो है क्या किया, वोट के पक्ष में इन्होंने बात रखी अपनी। द बेसिक एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। लोकतंत्र का मूल और केंद्रीय जो विचार है वो ये है कि व्यक्ति या नागरिक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, मतलब कोई भी पर्सन जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है हमारे लिए। पावर किसका मतलब था, ये डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, क्योंकि लोगों के बिना सरकार कैसे बनेगी, जब कोई वोट ही नहीं डालेगा तो सरकार कैसे बनेगी, इसलिए व्यक्ति उनके लिए महत्वपूर्ण था। पावर फ्लोज फ्रॉम द पीपल। पावर जो है एक सत्ता जो है लोगों से ही बढ़ती है। द गवर्नमेंट इट्स एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस मस्ट हैव द ट्रस्ट एंड गुडविल ऑफ द पीपल और कॉमन सिटीजन्स। मतलब सरकार, उसकी एजेंसी और संस्थानों के पास लोगों या आम नागरिकों का विश्वास और सद्भावना होनी चाहिए। सरकार के पास क्या होनी चाहिए, लोगों की, आम नागरिक जो है उसका विश्वास होना चाहिए, उसकी सद्भावना होनी चाहिए सभी सिटीजन्स की। द बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट द गवर्नमेंट मस्ट हैव द डिज़ायर। बेसिक जो फीचर बताई डेमोक्रेसी की वो क्या थी कि गवर्नमेंट मस्ट हैव द डिज़ायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। ये थी कि जो सरकार है, सरकार के पास लोगों की जो इच्छा है, अनुमोदन है या भागीदारी है वो होनी चाहिए सरकार के पास। नेक्स्ट कहता है कि पीपल्स कॉन्सेंट एंड विश शुड बी रिफ्लेक्टेड इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। जो लोकतांत्रिक राजनीति उसके सभी पहलुओं में लोगों की जो सहमति है, इच्छा है, उसको एक लोकतांत्रिक राजनीति के सभी पहलुओं में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। मतलब कि कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, लोगों की जो सहमति है और इच्छा है उसको आगे पहले रखना चाहिए। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, जो आजकल की मॉडर्न डेमोक्रेसी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव अप्रूवल टू ए डिसीजन डायरेक्टली एंड कलेक्टिवली। किसी निर्णय को सीधे और सामूहिक रूप से स्वीकृति देना संभव नहीं है आज की लोकतंत्र में। देयरफॉर इसीलिए पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू रूल ऑन देयर बिहाफ। इसलिए लोग अपनी ओर से शासन करने के लिए अपने ही प्रतिनिधि को चुनते हैं। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट एवरी 5 years थ्रू इलेक्शन। वो क्या करते हैं, वो प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और चुनाव के माध्यम से ही हर 5 साल में संसद के लिए अपनी प्रतिनिधियों का चुनाव कर लेते हैं, हर 5 साल के लिए पार्लियामेंट में से। फिर कहता है कि द मेजॉरिटी ग्रुप फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट। मतलब कि चुने हुए इस प्रतिनिधियों में से बहुमत समूह सरकार बनाता है। मतलब जिसकी बहुमत हुई ना, जिसकी मेजॉरिटी हुई वही सरकार बनाएगा। चुन लिए और जिसकी मेजॉरिटी होएगी वही सरकार बन जाएगी। द पार्लियामेंट विच कंप्राइजेस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल कंट्रोल्स एंड गाइड्स टू द गवर्नमेंट। संसद जिसमें लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, शामिल होते हैं। संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, उसके पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, पार्लियामेंट में लोग होते हैं। कौन से लोग, जो कि जनता द्वारा चुने गए हैं प्रतिनिधि के रूप में, वही लोग जो है पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। तो कहता है कि पार्लियामेंट में लोगों के द्वारा चुने गए ही प्रतिनिधि शामिल होते हैं। फिर कहता है कि दस पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल इट इनडायरेक्टली थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए जो सरकार को नियंत्रित करते हैं, मार्गदर्शन, मतलब लोग जो है सरकार बनाते हैं और इसे अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही जो है चलाते हैं और नियंत्रित करते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार से पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी तरह से लोग जो हैं, लोग राज्य विधानसभा
विधानसभा के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर लेते हैं, ऐसे ही विधानसभा के लिए करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए करते हैं। जैसे पार्लियामेंट के लिए चुने ना, वैसे ही हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के लिए भी चुन लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सेपरेटेड द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है विधानसभा की शक्ति और कार्यों को जो है अलग अलग कर देता है। भारतीय संविधान सांसद और विधानसभा की शक्ति को, मतलब पार्लियामेंट की शक्ति को भी और विधानसभा की शक्ति और कार्यों को, दोनों को क्या कर देता है, अलग कर देता है। कौन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कहता है एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड एन एमपी एंड दैट ऑफ द असेंबली इज कॉल्ड एन एमएलए। संसद के अंदर जो एक निर्धारित प्रतिनिधि होता है उसको तो सांसद कहा जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर होएगा उसको तो एमपी कहा जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड दैट ऑफ असेंबली, और जो असेंबली का मेंबर होगा उसको क्या कहा जाएगा? एन एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पता चला? एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो यहाँ पे देखिए द पार्लियामेंट दिखा रखा है बच्चों, संसद भवन दिखा रखा है यहाँ पे, कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, इसके 2 हाउसेज हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा यहाँ पे है। इनसाइड व्यू ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का चित्र दिखाया गया है। यहाँ पे इनसाइड व्यू ऑफ द लोकसभा, यहाँ पे लोकसभा का चित्र दिखाया गया है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रीड करेंगे। कल हम रोल ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट का रोल है वो हम कल रीड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।